बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामक गांव में सपना अपने माता पिता और बूढ़ी दादी के साथ रहा करती थी। वह लोग बहुत ज्यादा गरीब थे, इसलिए सपना के माता पिता दोनों ही एक घर में काम किया करते थे। सुमित्रा झाड़ू पोछे का काम और किशोर दास बाग बगीचे संभालता था, और दोनों मिलकर जो भी पैसे कमाते थे उससे अपने घर का गुजर बसर करते थे। सपना दिखने में ज्यादा सुंदर नहीं थी, उसका रंग सांवला था, जिसकी वजह से सब उसके रंग रूप का बहुत मजाक उड़ाते थे, उसके ऊपर बहुत हंसते थे। सपना अपने माता पिता से महंगी महंगी क्रीम साबुन मंगवाना चाहती थी, जिन्हें लगाकर उसका रंग थोड़ा साफ हो जाए, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह क्रीम या साबुन मंगवा सके। इस वजह से वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन आस पड़ोस की सभी लड़कियां पास के बगीचे में खेल रही थी। तभी सपना उनके पास जाती है और उनसे कहती है, निधि, सोमिया, क्या मैं भी तुम्हारे साथ खेल सकती हूँ? मैं भी खेलना चाहती हूँ, मुझे भी अपने साथ खिला लो। चल चल, दूर हट, काली कलूटी बदसूरत बंदरिया जैसी दिखने वाली लड़की। हम तेरे काले साए से भी दूर रहना चाहते हैं, और तू चाहती है कि हम तुझे अपने साथ खिलाएं। चल चल, दूर हट। देखो तो सौम्या, इस काली कलूटी की कितनी हिम्मत हो रही है, हमारे साथ खेलने के लिए कह रही है। शक्ल सूरत देखी नहीं और आगे हमारे साथ खेलने के लिए, बंदरिया। निधि, मैं तो कहती हूँ यहाँ से दूर चलते हैं, वरना इसकी तरह हम भी काले हो जाएंगे। हम भी इसकी तरह बस सूरज जैसे दिखने लगेंगे। हम इसकी तरह नहीं दिखना चाहते, वरना इसकी तरह हमसे कोई दोस्ती नहीं करेगा, हमारे साथ खेलेगा नहीं। जैसे इस काली कलूटी के साथ कोई नहीं खेलता, कोई इसे अपने पास बिठाना पसंद नहीं करता। चल, यहाँ से दूर चलते हैं। ऐसा कहकर निधि और सौम्या उसका बहुत मजाक उड़ाती हैं। बेचारी सपना को बहुत ज्यादा दुख होता है और वह रोते हुए घर आ जाती है। तभी सपना की दादी सपना से कहती हैं, अरे सपना रानी, मेरी प्यारी बिटिया, तुम क्यों रो रही हो? क्या किसी ने कुछ कहा है? जब से बाहर से आई हो, टप 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 आंसू बहा ही जा रही हो। इतना क्यों रोती हो बेटा? चलो बताओ, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतना क्यों रो रही हो? दादी, आपको पता है मैं सुंदर नहीं हूँ ना, इसलिए कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं करता। सब मुझसे दूर दूर भागते हैं, कहते हैं देखो वो आगे काली बंदरिया, चलो चलो दूर हट जाओ, वरना इसके काले साए से हम भी इसकी तरह बदसूरत हो जाएंगे। इस तरह से कहकर सब मुझसे दूर हो जाते हैं, कोई मुझे अपने साथ नहीं खिलाता। दादी, काला होने के पाप है, ऊपर वाले ने मुझे जैसा बना दिया मैं उसी में खुश रहना चाहती हूँ, लेकिन ये दुनिया वाले मुझे खुश रहने क्यों नहीं देते? मुझे हर पल ये एहसास कराते हैं कि तू काली है, बदसूरत है, तुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। दादी, अगर हमारे घर की आर्थिक स्थिति अच्छी होती तो मैं महंगी महंगी अच्छी अच्छी क्रीम लगाती और उन्हें लगाकर गोरी हो जाती, फिर सब मुझसे दोस्ती करते। इस तरह से मुझे मेरे रंग रूप की वजह से दुत्कारते नहीं। अरे मेरी प्यारी बिटिया, तुमसे किसने कह दिया कि तुम सुंदर नहीं हो? तुम तो बहुत प्यारी हो, तुम्हारा दिल बिल्कुल शीशे की तरह साफ है, तुम कभी किसी का बुरा नहीं चाहती। और मैं देखती हूँ कैसे तुम रोज शाम को अपने खाने में से बचाकर खाना बाहर के भूखे कुत्तों को खिलाती हो। बेटा, रंग रूप से इंसान सुंदर नहीं होता, अपने दिल से सुंदर होता है। बेटा, तुम लोगों की बात का बुरा मत माना करो, उनका तो काम है कहना, एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, और खुश रहना सीखो बेटा। अपनी दादी की बातें सुनकर सपना को सुकून मिलता है। ऐसे ही समय बीत रहा था, और एक दिन हमेशा की तरह सपना के माता पिता काम करके घर वापस आ रहे थे कि तभी रास्ते में उनकी एक कार से टक्कर हो जाती है, और उस एक्सीडेंट में दोनों की मृत्यु हो जाती है। जब इस बात की खबर सपना और दादी को लगती है तो दोनों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। दादी दादी, यह क्या हो गया? माँ पिताजी हमें इस तरह से अकेले छोड़कर क्यों चले गए? मुझे माँ पिताजी की बहुत याद आ रही है। दादी, यह क्या हो गया? अरे हाँ बेटा,
बिटिया, किशोर और सुमित्रा की तो मुझे भी बहुत याद आ रही है, लेकिन बेटा अब हमारे घर का गुजारा कैसे होगा? वही तो थे दोनों कमाने वाले, अब वही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मेरी बूढ़ी हड्डियों में तो इतनी ताकत नहीं है कि मैं बाहर जाकर काम कर सकूं। अब हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? हमारा पालन पोषण कैसे होगा बिटिया, कैसे? दादी, आप परेशान मत होइए, मैं हूँ ना, मैं काम करूंगी। जहाँ पर माँ पिताजी काम करते थे उन्हीं से जाकर काम मांगूंगी। वह मुझे अपने यहाँ पर काम पर जरूर रख लेंगी। मैं ज्यादा काम नहीं कर सकती तो इतना तो काम कर ही लूंगी कि हम दोनों दो समय का नहीं, एक समय का तो खाना खा ही लें। ऐसा कहकर सपना, जहाँ पर सपना के माता पिता काम करते थे, वहाँ चली जाती है। वहाँ की मालकिन सुजाता सपना को घर की सफाई के लिए रख लेती है। अब सपना सुजाता के यहाँ पर साफ सफाई का काम करने लगती है। कुछ समय बाद सुजाता की बेटी तारा कॉलेज से वापस आती है और वह सपना को अपने यहाँ काम करते हुए देखकर आग बबूला हो जाती है और अपनी माँ से कहती है, मम्मी, मम्मी, जल्दी यहाँ पर आइए। यह काली कलूटी बस सूरज जैसी दिखने वाली लड़की मेरे घर में क्या कर रही है? क्या आप जानती नहीं, मुझे काले लोगों से सख्त नफरत है और आपने इतनी काली कलूटी बस सूरज दिखने वाली लड़की को घर पे काम पर रख लिया। जब तक मैं इस घर में रहूंगी मुझे इस काली कलूटी की शक्ल देखनी पड़ेगी। मम्मी, आपने ऐसा क्यों किया? आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि मुझे बदसूरत लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे मेरी प्यारी बच्ची, मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम्हें काले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। जहाँ पर तुम्हें काले लोग नजर आते हैं तुम वह रास्ता ही बदल देती हो। लेकिन बेटा, बेचारी अनाथ है। ये तुम्हारे किशोर काका और सुमित्रा काकी की बेटी है। तुम्हें तो पता ही है कि एक सड़क दुर्घटना में दोनों की मृत्यु हो गई। घर में कोई कमाने वाला नहीं है, घर में बूढ़ी दादी है, इसलिए मैंने तरस खाकर बेचारी को काम दे दिया। बेटा, मुसीबत में दूसरों के काम आना चाहिए। तारा बड़बड़ाते हुए वहां से चली जाती है। सपना को यह सब बातें सुनकर बहुत दुख होता है। तारा अपने रूम में जाकर अपने दोस्त से बात करती है। अरे यार पूछ मत, मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है। तुझे पता है, मम्मी ने एक काली कलूटी बस सूरत दिखने वाली नौकरानी को घर में रख लिया है, जिसे देखकर मेरा पारा हाई हो गया। और तू तो मम्मी को जानती ही है, उन्हें तो समाज सेवा करने की आदत है। अब समझ में नहीं आ रहा कि उस काली कलूटी को अपने घर से कैसे निकालूं। अरे यार सिंपल है, तू भी छोटी सी बात को लेकर इतनी ज्यादा टेंशन ले रही है। तुझे उस काली कलूटी को अपने घर से ही तो निकालना है और तू ही तो बता रही है परेशान है, गरीब है, तो बस इसी बात का फायदा उठा। देख, उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दे, यह सबसे सिंपल है। तारा अपनी दोस्त की बात समझ जाती है और वह चुपके से अपनी माँ के रूम में जाती है और उनका कीमती हार निकालकर सपना के पर्स में रख देती है और तैयार होकर अपनी माँ के पास आती है और उनसे कहती है, मम्मी, मम्मी, चलिए जल्दी से तैयार हो जाइए। अभी मेरी दोस्त का फोन आया था, उसके मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, हमें वहाँ पर जाना है। और हाँ मम्मी, आप अपना वह सुंदर नेकलेस पहनना, वह आप पर बहुत ज्यादा जचता है। ठीक है, जल्दी से तैयार होकर आ जाइए। सुजाता तैयार होने के लिए चली जाती है और तैयार होकर अपना नेकलेस अलमारी से लेने जाती है तो उसे नेकलेस नहीं मिलता। तभी सुजाता कहती है, अरे तारा बेटा, मैंने सब जगह अपना नेकलेस ढूंढ लिया है लेकिन मिल ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ रख कर भूल गई। अरे बेटा, तुम्हें तो पता ही है कि वह नेकलेस कितना ज्यादा कीमती है। तुम्हारे पापा को पता चलेगा तो वह कितना ज्यादा नाराज होंगे कि मैंने इतना कीमती नेकलेस गुमा दिया। मम्मी, आज से पहले हमारे घर में कभी चोरी नहीं हुई। यही काली कलूटी हमारे घर में पहली बार आई है। जरूर इसने ही आपका नेकलेस चुराया होगा, क्योंकि गरीब है ना, इतना कीमती नेकलेस देखकर पैसों का लालच आ गया होगा और चुरा लिया होगा। अभी मैं इसका पर्स देखती हूँ। तारा मैम साहब, मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन चोर नहीं हूँ। मैंने नेकलेस नहीं चुराया। आप मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम मत लगाइए। चाहे तो आप मेरा पर्स चेक कर लो। बेचारी मासूम, सपना को कहाँ पता था कि यह तो सब कुछ तारा का ही करा धरा है। उसने ही उसके पर्स में पहले ही नेकलेस रख दिया है। सपना जैसे ही पर्स दिखाती है तो नेकलेस उसके अंदर ही निकलता है। तभी तारा अपनी माँ से कहती है,
देखा मम्मी, अभी कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन चोर नहीं हूँ। मेरे मम्मी पापा ने मुझे अच्छे संस्कार दिए हैं। ये देखिए, इस काले कलूटे गरीब के कारनामे, एक दिन हुआ नहीं काम करते हुए और इतना कीमती हार चुरा लिया। अगर आज हम पार्टी में नहीं जाते तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि हमारा नेकलेस किसने चुराया है। अभी कहती हूँ मम्मी, इस काली कलूटी को धक्के मारकर घर से निकाल दीजिए, इससे पहले कि कोई बड़ा नुकसान हो जाए। सुजाता अपनी बेटी की बातों में आ जाती है और बेचारी सपना को दोनों माँ बेटी घर से निकाल देती हैं। सपना समझ जाती है कि तारा उसे पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसने जानबूझकर उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाकर घर से निकलवाया है। सपना रोते हुए बाहर आ जाती है, लेकिन वह घर नहीं जाती, जंगल में एक नदी किनारे बैठ जाती है और वहां बैठकर बहुत ज्यादा रोती है। तभी सपना देखती है कि नदी के पास एक टूटी फूटी झोपड़ी है, जिसके बाहर एक बूढ़ी औरत बेहोश पड़ी है। सपना तुरंत उस बूढ़ी औरत के पास जाती है, उसे होश में लेकर आती है और उसके घर में जो भी कुछ रखा होता है वह बनाकर उस बूढ़ी औरत को खिला देती है और उसकी बहुत सेवा करती है। तभी वह बूढ़ी औरत सपना से कहती है, बेटा, तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हारा दिल कितना अच्छा है, तुमने एक अनजान बुढ़िया की कितनी सेवा की। बेटा, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम इतने घने जंगल में अकेली क्या कर रही हो? क्या कोई परेशानी है? उस बूढ़ी औरत की इतना कहते ही सपना उसे अपनी सारी आप बीती बताती है, जिसे सुनकर उन्हें भी बहुत दुख होता है। तभी वह बूढ़ी औरत सपना से कहती है, बेटा, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें एक राज की बात बताती हूँ। इस जंगल में जादुई सोने और चांदी के दो गाउन हैं। वह ऐसे ही किसी की मदद नहीं करते, लेकिन मुझे पूरा यकीन है अगर तुम वहाँ जाओगी तो जादुई सोने और चांदी के गाउन तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। जाओ बेटा, वहाँ चली जाओ। बूढ़ी औरत की बातें सुनकर सपना खुश हो जाती है और वह तुरंत जंगल में उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर जादुई सोने और चांदी के दो गाउन थे। तभी वहां जाकर सपना उनसे कहती है, जादुई सोने और चांदी के गाउन, मुझे आपकी जरूरत है। मुझे यहाँ पर एक अम्मा ने भेजा है, कृपया करके मेरी मदद करो। सपना, मैं जादुई सोने का गाउन हूँ। अगर तुम मुझे पहन लेती हो तो तुम दुनिया की सबसे ज्यादा सुंदर लड़की बन जाओगी और तुम्हारे सामने सोना, हीरे, पैसा ही पैसा आ जाएगा। तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन जादू सोने के गाउन का जादू पाने के लिए तुम्हें मुझे दो हिरण लाने होंगे, जिनका खून पीकर मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। सपना, मेरी भी शक्तियां दिन पर दिन कम होती जा रही हैं, लेकिन मैं इस जादुई सोने के गाउन की तरह नहीं हूँ। मैं किसी की बलि नहीं मांगूंगा। मेरी शक्तियां बढ़ाने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। मुझे पहनने के बाद तुम एक ऐसे गांव में पहुंच जाओगी जहां पर बहुत लोग बीमार हैं। वहां जाकर तुम्हें उन सभी लोगों की सेवा करनी होगी, उनकी मदद करनी होगी और इसके बदले तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम मेरी शक्तियां बढ़ाने के लिए बीमार लोगों की सेवा करना चाहती हो या फिर सुंदर और धन दौलत पाने के लिए दो हिरण की बलि चढ़ाना चाहती हो। मैं इतनी स्वार्थी नहीं हूँ कि अपनी सुंदरता और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी की जान लूं। मैं किसी की बलि वली नहीं चढ़ाने वाली, बल्कि जादुई चांदी के गाउन को पहनकर अगर मैं किसी के काम आ सकती हूँ तो मैं यह पुण्य का काम जरूर करूँगी। जादुई चांदी के गाउन, मैं आपकी मदद करूँगी और आपकी मदद से उन सभी गांव वालों की जो बीमार हैं, मैं धन दौलत का लालच नहीं करूँगी, क्योंकि लालच बहुत बुरी बला होती है। ऐसा कहकर सपना जैसे ही जादुई चांदी का गाउन पहनती है तो वह बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है, बिल्कुल परियों की तरह। और उसके सामने धन दौलत का अंबार लग जाता है, जिसे देखकर सपना चौंक जाती है। तभी जादुई चांदी के गाउन से आवाज आती है, सपना, तुम्हें हैरान होकर देखने की जरूरत नहीं है। हम तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हें पैसों की कितनी ज्यादा जरूरत थी और पैसों से भी ज्यादा तुम्हें सुंदरता की भी कितनी ज्यादा जरूरत थी, लेकिन फिर भी तुमने सुंदरता और पैसों के लालच में आकर किसी की बलि नहीं चढ़ाई। तुमने दूसरों की मदद करनी चाहिए। हम तो बस तुम्हारी परीक्षा इसलिए ही ले रहे थे कि तुम कैसी हो। अब तुम अपनी परीक्षा में पास हो गई। अगर तुम जादू सोने का गाउन चुनती तो तुम्हें यहाँ से कुछ भी नहीं मिलता।
जादुई चांदी के गाउन की बातें सुनकर सपना बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सपना वह सारी धन दौलत लेकर अपने घर आ जाती है और अपनी दादी को यह सब बताती है, जिसे सुनकर दादी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। सपना और उसकी दादी बहुत ज्यादा अमीर हो जाती हैं और अपने गांव के गरीब और परेशान लोगों की बहुत ज्यादा मदद करती हैं, जिस वजह से दोनों दादी पोती का पूरे गांव में बहुत नाम हो रहा था। इस तरह से सपना के अच्छे स्वभाव की वजह से उसे जादी चांदी का गाउन मिला, जिसकी मदद से उसे सुंदरता भी मिल गई और धन दौलत भी, जिसकी वजह से वह अपनी दादी के साथ एक हंसी खुशी जीवन बिताती है।